जी हाँ, ये पॉलिटिकल स्टंट है, काफी अहम सवाल। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये कि अब किस राह पर सियासत पहुंच चुकी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की हो और उसके सामने खड़े हुए तमाम दल, और उस स्थिति से उपजते हुए वो पहलू जो लोकसभा चुनाव की बिसात को प्रभावित करते हुए नजर आ रहे हैं। खास चर्चा करेंगे हम। आपका परिचय करा दें मेहमानों से। विदित चौधरी जी है मेरे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता। कुलदीप पवार जी, आम आदमी पार्टी के नेता। साथ ही साथ खासतौर पर मेरे साथ मौजूद हैं नवीन कुमार जी, मैनेजिंग एडिटर जिया न्यूज। मेरे साथ हैं राकेश कपूर जी, वरिष्ठ पत्रकार। श्याम जाजू जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता। आप सभी का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी हां, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। सबसे पहले नवीन जी, मैं आपके पास ही आना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं राजनीतिक पहलू को समझने की कोशिश करूंगा। चुनावी उत्सव की घोषणा होती है और उस उत्सव की घोषणा के बाद सियासत का यह रंग। बिल्कुल ठीक, क्योंकि मुझे लगता यह है कि जिस प्रकार से पुरानी स्थिति को आप देख रहे हैं, पहले चुनाव में इस चुनाव में बड़ा अंतर है। ये चुनाव मीडिया को केंद्रित रख करके भी किया जा रहा है, जिस प्रकार की खबरें हैं, रिपोर्ट हैं। लेकिन इस चुनाव में मीडिया के जरिए हर वो नागरिक, हर वो वोटर बड़ा सजग हो गया है। वो सारी स्थिति को समझता है, वो देख रहा है कि कहाँ सही है, क्या गलत है, और क्या चुनाव के लिए हो रहा है केवल, या फिर कोई विकास के लिए हो रहा है। जिस प्रकार से कल बात कर रहे थे कि 10 करोड़ से ज्यादा युवा मतदाता है, वो सोचते हैं कि उनको किस दिशा में जाना है। ऐसी स्थिति को लेकर जो दिखने में अभी जो रूप बन करके आया है, वो रूप यही बनता है कि ये चुनाव किस करवट बैठेगा, यह भी कहना बड़ा मुश्किल होगा। ये बड़ा मुश्किल होगा। अब जरा जल्दी से रुक करते कुलदीप पवार साहब का। कुलदीप पवार जी, तमाम स्थितियां हुई। पहला सवाल मेरा आपसे यही, पाटन जो है वो दिल्ली क्यों शिफ्ट हो गया? दिल्ली में लगा कि पाटन का गुस्सा दिल्ली में निकल रहा है आपका, और स्थिति कुछ ऐसी नजर आई कि जिस नैतिकता आदर्श सियासत की बात आपने की, अरविंद केजरीवाल करते रहे, ये कहां गई हुई साथ चलते चलते? देखिए, इसमें क्या है कि जब कल अरविंद जी वहां पर गए थे, तो अरविंद जी के वहां जाने का जो मकसद था वो ये था कि जो जिस तरीके से बीजेपी और मोदी जी जिस तरीके से गुजरात मॉडल को पूरे देश के सामने रख रहे हैं और बता रहे हैं कि पूरे देश का विकास उस तरीके से होगा, तो अरविंद जी वहां पर गए थे कि उस जो विकास वहां पर हुआ उसको देखना और उसको जनता के सामने रखने के लिए। और उसी बीच में जब कल आचार संहिता वहां पर लागू हुई थी, तो उस बीच में जो था उनकी जो रैली थी, या जो आप रैली जिसको बोल रहे हैं, स्टडी टूर जिस तरीके से बोल रहे हैं, तो वो उस टाइम पे वो चल रहा था। और उसी बीच में अगर चुनाव आचार संहिता लागू होती है और उसके एकदम तुरंत बाद उन्हें अरेस्ट किया जाता है, तो उससे कहीं ना कहीं बीजेपी या मोदी जी की मंशा पर कहीं ना कहीं शक किया जा सकता है। जिस प्रकार से था कि चुनाव आचार संहिता लागू होनी थी, पहले इससे जानकारी थी। इलेक्शन कमीशन उस दिन अपनी चुनावों की तिथि घोषित करने वाला था, ये सबको जानकारी थी, सभी राजनीतिक दलों को जानकारी थी। उससे पहले चर्चाएं हुई थी राजनीतिक दलों की इलेक्शन चुनाव आयोग के साथ। तो पार्टी ये लास्ट डे ही क्यों चुना गया? नहीं, और अगर मान लीजिए सपोज, अगर आप दो सवाल, छोटे छोटे सवाल, अगर आपने चुना तो उसके लिए जिस प्रकार से शालीनता के लिए एएपी जो जानी जाती है, उसने बिना सूचना दिए किसी भी राजनीतिक दल के दफ्तर पर जाकर के हमला क्यों बोल दिया? ये दो चीजें हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो अरविंद जी का दौरा है वो पहले से वो फिक्स था। उसमें 4 दिन का एक दौरा था जो हमारा कल से स्टार्ट होना था और अगले 3 दिनों तक वो अभी चलने वाला है। तो चुनाव की जो तारीखें थी वो परसों शायद कंफर्म हुई थी कि कल वो लोग पीसी करेंगे और उसमें चुनाव आचार संहिता लागू होगी। तो ये जो प्रोग्राम है ये पहले से हमारा फिक्स था। और दूसरी बात ये है कि जब अरविंद जी वहां पर गए थे, तो जब कोई बड़ा नेता इस तरीके से वहां पर जाता है, तो वहां की जनता जब उनके स्वागत करने के लिए आती है, तो उसके आधार पर अगर आचार संहिता के आधार पर उन्हें अरेस्ट या डिटेन किया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं गलत है। दूसरी बात यह कि पुलिस ने जिस तरीके की वहां पर कार्रवाई की, वो किसी भी तरीके से उचित उसको ठहराना मैं नहीं समझता कि कोई भी उसको मतलब आदर्श आचार संहिता जो है वो पीछे है, स्वागत पहले मतलब मैं जितना आपको समझ पा रहा हूं, तो स्वागत पहले हो गया, आचार संहिता पीछे। मैं वहां गए थे, कुलदीप पवार जी आऊंगा, लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात कही थी शुरुआती तौर पे, दौरे पर गए थे, अध्ययन पर गए थे। राकेश कपूर जी का मैं रुख कर रहा हूं, दौरे के बाद ये कैसा दौर आ गया राकेश जी सियासत का, जहां आम आदमी पार्टी की सियासत शैली पर सवाल उठ रहे हैं? ये दौरे के बाद कैसा दौर है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो है वो इस पूरे मामले में ये हुई है कि आम आदमी पार्टी ने जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उसमें अपना वजूद जो है वो बहुत छोटा कर लिया है ऐसी हरकतें से। और एक आपको और इतिहास की बात बताऊं जी, कि 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ था। महात्मा गांधी, और कल भी 5 फरवरी था, 5 फरवरी 2014। तो ये एक संयोग है। मार्च, अगर गांधीवादी सिद्धांतों पर विश्वास है आम आदमी पार्टी का,
तो जैसे कल घटना हुई थी उसी समय ये आंदोलन और अपना जो उनका प्रदर्शन था वो वापस ले लिया जाना चाहिए था। मैं इस मामले में जो बीजेपी के जो नेता हैं राज्यसभा के, उन्होंने कहा कि नॉन डिटेंशन ऑफ केजरीवाल वाज कन्वर्टेड इनटू द नेशनल क्राइसिस। ऐसी कोई बात नहीं थी। क्या था उसमें? चुनाव आचार संहिता लगने के बाद जो केजरीवाल जी का अगर आधे घंटे तक पुलिस ने कुछ पूछताछ की, कुछ उनका टटोला या कुछ कोई भी बात की, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। और जब चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है तो आप हवाई जहाज में भी कोई नेता जाए तो पुलिस को पूरा अधिकार होता है कि वो चार्टेड फ्लाइट की भी सर्च करे। और राजनीति में तो डिटेंशन चलती है। और जो दूसरी बात है, जो इसमें प्रमुख बात है, वो ये है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कल भाजपा के कार्यालय पर जाकर के रिटेलिएशन किया, मान लीजिए भाजपा की तरफ से अगर हुआ तो तभी हट जाना चाहिए था। इन्होंने रिटेलिएट करके उसका जवाब दे करके ये सिद्ध कर दिया कि इनका के कथनी और करनी में अंतर है। मेरा निवेदन सिर्फ ये है। जी बिल्कुल, मैं विदित चौधरी जी का रुख करूंगा। चौधरी जी, बड़े प्रसन्न हैं आप, राजनीतिक तौर पर भी कांग्रेस शायद प्रसन्न अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, आपकी भी मुस्कुराहट आ रही है, आपका रुख करूंगा। उससे पहले श्याम जाजू जी का रुख करते हैं, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जाजू जी, जिस तरह की स्थिति कल हंगामे में हुई और उसके बाद जो सबसे पहला पहलू निकलकर सामने आया, जो आम आदमी पार्टी कह रही है, कुलदीप पवार से भी मैं पूछूंगा कि मोदी जी डर गए हैं अरविंद केजरीवाल से, ये लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। और उसके बाद लगातार आप लोग सिर्फ आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की पुछार आपकी तरफ से भी है। मोदी जी का व्यक्तित्व जो जानते हैं उनको, वो किसी को डरते हैं, ये कहना इतना हास्यास्पद बयान है इस देश में। उनका राजनीतिक विरोधक भी नहीं ये कह सकता। अब जहां तक सवाल है अरविंद केजरीवाल के व्यवहार का, और उन्होंने जिस प्रकार से ये कन्वर्ट किया नेशनल इशू में, तो मुझे लगता है कि पुलिस को, जैसे अभी मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि भाई उनको पूछा गया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, तो आपके पास इसकी अनुमति है क्या? तो उसका जवाब अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आप मुझे अरेस्ट करो, आप मुझे अरेस्ट करो। 3 बार मैंने वो देखा है टीवी पे। यानी पुलिस पूछ क्या रहा है और आप अरेस्ट होना चाहते हैं। आप किसी भी कारण इशू बनाना चाहते हैं। देश में आपको हंगामा खड़ा करना है बाय हुक और क्रूक। अगर आपको अरेस्ट करते, यहाँ तो अरेस्ट हुआ ही नहीं। और अभी भी आपके टीवी के माध्यम से कुलदीप जी, उनके जो प्रवक्ता है, वो कह रहे उनको अरेस्ट किया, उनको अरेस्ट किया। सबसे पहला ये झूठ आपने देश में फैलाया, ये भ्रमित किया देश को आपने। 9:41 को आप पार्टी के ऑफिशियल ट्वीट में कहा गया कि इनको डिटेन किया गया, इनको अरेस्ट किया गया। अरे देश को भ्रमित करते हो आप। हर टाइम झूठ बोलने की आदत लगने वाली ये पार्टी, इनकी फितरत पे हमें सवाल है। क्या श्याम जी जाजू, आपको लगता है जिस प्रकार से के बाद भी क्या आपको लगता है कि 16 दिसंबर की जो घटना के बाद जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का उत्पत्ति हुई थी, उस इश्यू को लेकर सबकी संवेदनाएं, भावनाएं जुड़ी थी, उसी प्रकार का कोई बेनिफिट लेना चाहती है, या फिर बीजेपी और आम आदमी पार्टी बाकी सब इश्यूओं को भूलकर आपस में उलझना चाहते हैं? श्याम जी, आपसे सवाल था। हेलो, चलिए आपके पास आएंगे। इस बीच विदित चौधरी जी भी लगातार बने हुए हमारे साथ, कांग्रेस नेता प्रवक्ता। विदित जी, इस पूरी स्थिति में जो मैं देख रहा हूं या महसूस किया जा रहा है, जिस माहौल को, आपके सामने एक परिदृश्य उपस्थित हो गया। अच्छा है कि आम आदमी पार्टी लड़ रही है और बीजेपी आपस में लड़ रही है, और आप दर्शक तो बने ही हैं। देखिए, दर्शक बनने की बात नहीं है। जिस तरीके से ये राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, ये निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। जहां तक बात है कल के प्रकरण का, कि अरविंद केजरीवाल जी गुजरात में जाते हैं और गुजरात में जाने के बाद में एक रोड शो करते हैं, और रोड शो करने के बाद में उनका एक थीम होता है कि हम पोल खोल पदयात्रा के और पोल खोल यात्रा के माध्यम से मोदी के विकास की पोल खोलेंगे। निश्चित रूप से अभी इससे पहले यूथ कांग्रेस ने भी एक विकास खोज पदयात्रा की थी, जो 18 जनवरी से चल के और 8 फरवरी को खत्म हुई। उसमें बहुत सारी पोल विकास की जो बातें नरेंद्र मोदी जी गुजरात के अंतर्गत करते हैं, वो बहुत सारी चीजें सामने निकल के आई। बेरोजगारी की बातें थी, हॉस्पिटल की स्थिति ठीक नहीं थी, स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं थी। और जहां पर यह घटना कल घटित हुई,
पाटन में राधनपुर विधानसभा के अंतर्गत इस पर भी यूथ कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन किया था। वहां पर डॉक्टरों की नियुक्ति उस हॉस्पिटल में आज भी नहीं है। एक डेमोन्स्ट्रेशन करने के बाद में एक वहां पर डॉक्टर जरूर लगाया गया था। तो नरेंद्र मोदी जी को ये लगा कि अरविंद केजरीवाल जी जब गुजरात के कोने कोने में जाएंगे और यहाँ से आगे तक कच्छ तक जाएंगे तो एक चुनाव आचार संहिता का एक बहाना लेके अरविंद केजरीवाल जी को उन्होंने डिटेक्ट। तो यानी कि आप मानते हैं कि आप कांग्रेस खुश है इस प्रकरण से? आपको लगता है चुनाव आचार संहिता का बहाना था? नहीं खुश, और कांग्रेस खुश है? कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस का काम जो आम आदमी पार्टी कर रही है। उसके बाद में जो घटना घटित हुई वो निश्चित रूप से इस तरीके की घटना लोकतंत्र में नहीं घटनी चाहिए। हम पहले भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से उसके बाद में एक प्रकरण हुआ वो नहीं होना चाहिए था। ये सच्चाई है कि गुजरात के अंतर्गत गुजरात पुलिस नरेंद्र मोदी जी, एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि कल जो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ वो होना चाहिए या नहीं? आप मानते हैं कि उसका गुजरात सरकार ने बहाना लिया, जबकि नियम ये है कि जैसे ही चुनाव आचार संहिता लग जाए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे कोई सरकार हो, वो सभी के सभी चुनाव आयुक्त के अधीन ही कार्य करती हैं। आपको क्या लगता है, क्या वो गलत था या वो बहाना लिया गया था? मैं यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि जब आदर्श आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता लगती है तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों को चुनाव आचार संहिता का पालन करना चाहिए। लेकिन यह बात, एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि कल जो डेट अनाउंस हुई ये पहले से निश्चित नहीं थी। किसी को भी ये नहीं पता था कि कल ही आदर्श आचार संहिता का घोषणा होगी। और वो जो अरविंद केजरीवाल जी का प्रोग्राम था या राहुल जी के जो पॉलिटिकल प्रोग्राम थे वो पहले से जी, ये सबकी जानकारी में था। एक विशेष आपको बता दूं, यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि चुनाव आचार संहिता के तहत बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, उनके बड़े दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तक चुनाव आचार संहिता के तहत नियम के अनुसार अगर समय 10 बजे के बाद सभा करने का नहीं है तो वो नहीं करी, वो बंद हो गई थी। नहीं, और पिछले चुनाव में ऐसा बनता है। राहुल गांधी जी की सभा में लाल कृष्ण आडवाणी की सभा का माइक बंद कर दिया गया था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। जब चुनाव आचार संहिता लग जाए तो आपको क्या नियम का पालन नहीं करना चाहिए था? नहीं, नियम का पालन बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, गुजरात पुलिस को अरविंद केजरीवाल जी अहमदाबाद से यात्रा स्टार्ट करते हैं, उनको अहमदाबाद में रोक लेना चाहिए था। नहीं विदित जी, मैं एक बात बताता हूँ। ये जिस कांग्रेस की पदयात्रा की बात कर रहे थे मैं उसमें था, राहुल जी के साथ मौजूद था। जो सूरत के पास जो बरदौली है, सरदार पटेल जी की जन्म कर्म स्थली, वहाँ में था, उसको कवर करने गया था। लेकिन आज जो प्रश्न है, ये जो कह रहे हैं कि किसी को पता ही नहीं था, तो आपको अखबार पढ़ने चाहिए, टीवी देखनी चाहिए। आप राजनीतिक पार्टी में हो, सारे अखबारों में मेरे अभी तक मेरे टेलीफोन में मैसेज है इलेक्शन कमीशन का कि कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कल चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव की घोषणा होगी, चुनाव आचार संहिता लग जाएगी। मैं मोदी जी का समर्थक नहीं हूँ, मैं मोदी जी का समर्थक बिल्कुल नहीं हूं, और ना मेरा भाजपा या कांग्रेस में से किसी से कुछ लेना देना है एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते। लेकिन जिस प्रकार से केजरीवाल गए थे वहां, और वो अच्छा काम कर रहे थे, वो एक राजनीतिक दल के लिहाज से अगर मोदी जी के दावों को खोखला साबित कर रहे हैं तो हर प्रतिपक्षी नेता को अधिकार है ये कि वो उन दावों की जांच करे। वो काम अच्छा कर रहे थे, लेकिन उन्होंने सबसे बड़ा गलत काम कर दिया जब जैसा जाजू जी बता रहे थे कि मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार करो। क्यों करो? ये जो आदत पड़ गई है आम आदमी पार्टी को, इन्होंने ये समझा कि दिल्ली के लोग, गालिब का शेर है ना एक, कि चलता हूं थोड़ी दूर हर एक तेज रौ के साथ, अब पहचानता नहीं हूं अभी राहबर को मैं। दिल्ली के लोगों ने एक बार वोट दे दिया तो ठेका नहीं ले लिया है आम आदमी पार्टी। अब ये पूछ लेते हैं इसी बात कुलदीप जी से। कुलदीप जी, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है या उसी में उसको इंटरेस्ट है? देखिए, जहाँ तक चुनाव आचार संहिता का मामला है, उसमें होता ये है कि अगर कोई पार्टी कोई गलत एक्टिविटी करती है तो दूसरी पार्टी का फर्ज ये होता है कि उसकी जो शिकायत है वो इलेक्शन कमीशन से करे, ना कि सीधा पुलिस को भेजे और उसके नेता को अरेस्ट कराए। अगर बीजेपी को, फिर वही अभी आपको लगातार इस बात को बोल रहे हैं, सभी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट नहीं किया गया। अरेस्ट और हिरासत में लेना, डिटेन करना, इसमें बड़ा अंतर है। देखिए सर, गिरफ्तार नहीं, एक चीज जो कानून के जो सही है, पहले उस बात को समझना जरूरी है। एक तो उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, दूसरा अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए।
क्या उनको नहीं लगता था कि जिस गांधीवादी नीति के तहत वो चलते हैं, जैसे ही चुनाव आचार संहिता लगी वो वहीं अपना दौरा रद्द करते और कहते कि मुझे पहले अनुमति लूंगा, मैं तब आपके पास आऊंगा, एक दिन बाद आ जाऊंगा। ऐसा नहीं किया गया। नहीं, ये बात जो नवीन जी उठा रहे हैं, ये सवाल में शुरुआत करना चाह रहा था बिल्कुल सही कुलदीप जी कहा आपसे। मैं कुलदीप जी ये बताइए, जो नैतिकता की बात मैं कर रहा था, अरविंद केजरीवाल जिस नैतिकता की राह पकड़कर पहुंचे दिल्ली की कुर्सी तक, या वो आचरण जो वो अन्य सियासी दलों में गलत तौर पर देखते रहे कि ये आचरण जो है ये सियासत का अलग है, तो वो गांधीवादी रवैया, वो सियासत जो शुरुआती तौर पर सवाल था कि चुनाव की घोषणा हुई नहीं, सियासत जो है आपकी वो एक अलग ट्रैक पर आ गई, एक अलग रास्ते पर आप लोग चल पड़े। क्योंकि आज भी पूरे स्थिति में यह सवाल उठता रहा कि आपने कहा कि बीजेपी पर कार्रवाई नहीं हुई, आपने कितनी शिकायत की और उसके बाद क्या वास्तव में यह नहीं लग रहा था कि लगातार दिल्ली में भी वही स्थिति है कि आपको एक ही मार्ग दिखाई दे रहा है, जो गिरफ्तारी मार्ग, गिरफ्तारी हाईवे, गिरफ्तारी। देखिए, इसमें बड़ा सीधा साधा मामला है। अगर कोई अरविंद जी ने या किसी भी पार्टी के नेता कोई भी गलत कार्रवाई करते हैं तो उसकी शिकायत कोई भी पार्टी इलेक्शन कमीशन से कर सकती है और इलेक्शन कमीशन अपने आधार पर उसके आधार पर कार्रवाई कर सकता है। श्याम जाजू जी कुछ कहना चाहते हैं इस विषय में, कंप्लीट कर लूं। और दूसरी बात यह है कि अरविंद जी वहां पर 4 दिन के दौरे के लिए गए। अगर उस 4 दिन में से एक दिन वो पुलिस हिरासत में रहेंगे तो जो उनका दौरा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो जब उनका टाइम इतना कीमती है तो पुलिस को या किसी भी अन्य राजनीतिक पार्टी को ये समझना चाहिए कि जो उनका दौरा है, ये चीज पहले से याद नहीं आई जब चुनाव से पहले समय से, क्या उनको नहीं लगा गुजरात की पोल खोल देनी चाहिए? खैर, इस पे बात आपसे जरूर लेंगे। लगातार श्याम जी जाजू कुछ बोलना चाहते हैं जी। मुझे बड़ा हास्यास्पद बयान लगता है आप पार्टी के प्रवक्ताओं का कि भाई अरविंद केजरीवाल का टाइम इंपॉर्टेंट है इसलिए वो कानून का पालन नहीं करेंगे। मुझे दिल्ली के रास्ते पे कोई पुलिस हटकाता है और मेरा ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है तो मैं कहता हूं नहीं मुझे फांसी दो, मुझे फांसी दो। अरे भाई, ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, लाइसेंस बताओ और गाड़ी चलाओ। नहीं, अगर डीएल नहीं है तो उसको पुलिस थाने तो नहीं ले जाया जाएगा। पुलिस के बारे में, जनता के बारे में, लोगों को, और पूरी एसएमएस की यंत्रणा तैयार है। पूरे देश में मैसेज गए, रश टू बीजेपी हेडक्वार्टर, केरल से लेके लखनऊ से लेके दिल्ली तक, वहां तक आते हैं और वो कार्यालय पर हमला बोलते हैं। ये क्या तरीका है? सर, ये बताइए मुझे, आप पुलिस का आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मोदी का सुन के ये कर रही है, मोदी का सुन के दिल्ली पुलिस कर रही है। सर, आप मुझे ये बताइए, अगर किसी के पास डीएल नहीं है तो क्या पुलिस उसको हिरासत में लेगी? क्या राजनीति नहीं चलती? नहीं चलेगी। सर, ये बताइए, अगर कोई बंदा राजनीति नहीं चलती, अगर बच्चों का खेल माफी मांगनी पड़ेगी केजरीवाल को। देश भर मैसेज दिया है कि केजरीवाल अरेस्टेड, केजरीवाल अरेस्टेड, और किसने अरेस्ट किया? 1 मिनट भी अरेस्ट नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं सर। 1 मिनट एक बात सुन लीजिए, उसका जवाब दे दीजिए फिर मुझे आप। अगर कोई बंदा किसी ट्रैफिक लाइट पे जाता है और ट्रैफिक पुलिस वाला उसको पकड़कर उससे डीएल मांगता है और उसके पास डीएल नहीं है तो क्या उसको पुलिस कस्टडी में ले जाया जाएगा? उसके ऊपर चालान कटेगा और उसको जहां जाना उसको जाने दिया जाएगा। ये तो नहीं है जी सर, ये आपकी पार्टी में एक समस्या ये है कि आप चलिए डीएल की बात कर लीजिए, डीएल की बात कर लीजिए। अब दिक्कत ये कि अगर चालान की बात आएगी तो आप कहेंगे भैया ऐसा वाला चालान काट दीजिए। चालान भी तो आपको, लेकिन हमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है, जैसा कुलदीप ने कहा कि वो चालान काट दिया जाएगा, हिरासत में नहीं लिया जाएगा। जब क्राइम का अलग अलग नजरिया है, तरीका है, आप एक मॉब के साथ अगर आगे जाएंगे तो उसको रोकना पड़ेगा, अगर वो नहीं रुकेगा तो उसको हिरासत में लेना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अगर वो पुलिस ऑफिसर नहीं लेगा तो इलेक्शन कमीशन जिसकी देखरेख में चुनाव आचार संहिता का पालन होना है वो उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन ले लेगा। तो जो नियम है, जो कानून, आखिर ये बात सबसे महत्वपूर्ण है कि आप कानून का पालन क्यों नहीं करना चाहते? देखिए सर, एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, ये कानून जो चुनाव आचार संहिता लगती है, जितने भी नियम बनते हैं वो इसलिए बनती हैं कि कोई भी पार्टी किसी भी तरीके से कोई गलत जो खर्चे होते हैं वो उसके थ्रू किसी भी तरीके से कैंपेन ना कर पाए। अगर किसी इलेक्शन कमीशन को या पार्टी को कुछ भी चीज़ गलत लगती है तो प्रोसीजर ये होता है कि उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाती है और उसका खर्चा पार्टी के फंड में जोड़ा जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि अगर कोई रैली, ठीक है, परमिशन नहीं है और वो रैली कर रहा है तो उसको आप पुलिस कुछ भी नहीं पता, पुलिस हिरासत में से आ गए हो यार। आपको इलेक्शन कमीशन के खर्चों का पता है? कुछ पार्टी का खर्चा अलग होता है, पार्टी का खर्चा अलग होता है। पार्टी के खर्चे में प्रत्याशी का खर्चा शामिल नहीं होता। हमारा प्रत्याशी आप पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की सारी धाराएं पढ़िए, उसके बाद आप अगर मैं कहीं गलत हूं तो आप करेक्ट कर दीजिए। आप ये हिंदुस्तान के, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का चुनाव हो रहा है। अब पहले दिन ही आपने उसको बर्बाद करके रख दिया अपनी छोटी सी नादानी से। गलत नहीं, सांप्रदायिक या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना,
गलत बयानबाजी करना, गलत आपको पता लुभावने ही नहीं है वायदे कुछ? करना, नियम के अनुसार चुनाव के प्रचार की समय सीमा तय है, उसके उसी समय में प्रचार करना, बिना अगर आप किसी की रैली हो रही है उस जगह पर उसने अनुमति ली हुई, आप उस जगह पहुंच जाओगे, कहोगे कि मुझे यहाँ रैली करनी, तुम भाग जाओ यहाँ से, तो वो भी गलत है। ये चुनाव आचार संहिता के नियम है बाबा, सर, इनको नियम पढ़ना है, चाहिए। मैं वही मैं आपसे बता रहा एक हूं। सवाल ये जानना चाहता हूं, क्या आम आदमी पार्टी कोई संविधान के नियमों को पालन करना चाहती है सबसे बड़ी बात या ये है। नहीं चाहती है? सर देखिए, मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं। बिल्कुल। जब किसी चीज की परमिशन ली जाती है तो उसका उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य ये होता है कि आप जितना भी रैली में या किसी भी मीटिंग में जो भी खर्चा होता है वो चुनाव आयोग के पास जाना चाहिए। अगर आप वो नहीं करते हैं तो चुनाव आयोग उसकी पूरी रिकॉर्डिंग कराता है। अगर आप बिना परमिशन के कुछ करते हैं तो चुनाव आयोग में क्या होता है कि जितना भी उस रैली में कोई भी इस तरह का जो भी इवेंट होती है उसका जितना खर्चा है उसका ब्यौरा आपको देना पड़ता है। अगर हमने परमिशन नहीं लिए तो चुनाव आयोग क्या करेगा? उसकी पूरी रिकॉर्डिंग कराएगा, उसका पूरा खर्चा हो सकता है एक्स्ट्रा खर्चा जोड़ के पार्टी के फंड में डाल दे कि आपने ये इवेंट यहां पर किया था, इसका आपको खर्चा दिया जाता है। लेकिन उसमें किसी को अरेस्ट या डिटेन नहीं किया जाता, जहां तक मैं समझता हूं। हाँ। आप खर्चे तक सीमित है क्यों राकेश जी? आपका अनुभव देखिए, मैं जानता हूं पत्रकारिता में बहुत लंबे समय रहा है, जिस प्रकार से चुनाव बात कर आयोग रहे ये केवल खर्चे तक सीमित नहीं है। हैं। जी जी जादू जी को बोले दीजिए। खर्चा ये उसका एक पार्ट है। वो कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, वो कितने लोग इकट्ठा करेंगे, वहां ट्रैफिक को डिस्टर्ब होगा क्या नहीं होगा, इनका पर्पस क्या है, ये सब से बातें जुड़ी हुई है। कानून सुव्यवस्था शांति रखना ये उनकी जुड़ी हुई है। पर ये गांधीवादी तत्वों का आचरण करने वाली आप पार्टी ये सब भूलती है। और ये जब हमारे कार्यालय पर हेडक्वार्टर पर नारे लगाकर यहाँ हमला बोलते हैं तो राष्ट्रध्वज लेके आते हैं। इनको ये नहीं मालूम कि राष्ट्रध्वज का उपयोग अपने पॉलिटिकल एक्टिविटी पे करना ये गुनाह है। हमने आज इलेक्शन कमीशन पे आज उस पर शिकायत दर्ज की है, उस पर वो नोटिस इशू कर रहे हैं कि राष्ट्रध्वज लेकर आप हमला बोलने को आ रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल दफ्तर में आ रहे हैं, घुसने की कोशिश कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। और शाम को केजरीवाल माफी मांग रहे हैं कि भाई हमारे लोगों ने गलत किया। केजरीवाल के इशारे से सब एक्टिविटी होती है। हमारे तो सभी नेताओं ने श्याम जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार अभी राकेश जी इस पे कुछ बता रहे हैं विशेष जी। राकेश जी बात सुनकर ब्रेक लेना है मुझे। राकेश जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जादू जी ने कि आम आदमी पार्टी जब चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है, राष्ट्रीय ध्वज लेकर के और भाजपा के दफ्तर पर जाती है, तो इनको तो तभी तुरंत जो है पुलिस को तभी सबको हिरासत में ले लिया जाना चाहिए था। ये अपमान है राष्ट्रीय ध्वज का, ये राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हुआ है। ऐसा नहीं है चुनाव आचार संहिता का ही उल्लंघन हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज का एक नियम बना हुआ है, अब लेने उसको उठाने की फहराने की छूट मिल गई है बेशक। हाँ। लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल आप चुनावी राजनीति में नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। मेरे को अमित, अब ब्रेक पे जाने से पहले मैं एक चीज और कहूंगा जी, कि ब्रेक पे हम जब आएंगे तब इस विषय पे भी चर्चा करेंगे। क्या आम आदमी पार्टी केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स में विश्वास करती है या वो उसका एक मूल मंत्र है? यह स्वभावगत वो स्थितियां बनती हुई नजर आ रही है जहां पर नकारात्मकता से सत्ता का रास्ता ढूंढने की कोशिश भी की जा रही हो। यहां वक्त ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। लगातार चर्चा जारी है और जानने की कोशिश आम आदमी पार्टी की सियासत का रंग ये क्यों, और चुनावी उत्सव के दौरान तमाम दल अपनी प्रभावी उपस्थिति, क्या आगाज जो होगा तारीखों के ऐलान के बाद और जो सूरत बनेगी वो स्थिति में बनेगी। कुलदीप पवार जी से हमारी चर्चा लगातार जारी थी। कुलदीप जी, एक सवाल, पुरानी बातें बड़ी याद आती हैं और पुरानी बातें जो है बहुत कुछ स्मृतियों को जगाती भी हैं। श्री अरविंद केजरीवाल जी एक समय कहा करते थे कि राजनीति एक कीचड़ है और उसे कीचड़ को साफ करने के लिए उस कीचड़ में उतरना होगा। चलिए, पार्ट 1। लेकिन अब उस कीचड़ को क्या लपेटना होगा? देखिए, अब कुछ स्थिति ऐसी है। नहीं, देखिए, जब कीचड़ में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली गंदे तो हो ही जाते हैं। ये तो एक नहीं, point तो क्या है। गंदे हो गए आप? देखिए, उसके बाद नहीं, और लपेट आप- लेंगे? वही मैं बता रहा हूँ, जब हाँ। हम गंदे हुए हैं तो वो सारी जो भी गंदगी दूसरे पार्टी वाले हमारे ऊपर फेंक रहे हैं, वो गंदगी भी हमें अपनी भी साफ करनी है और उनकी दूसरों की भी साफ करनी है। लेकिन मैं तो एक इसे बात, ध्यान नहीं पड़ेगा? आपको लग रहा है कि ये सफाई कार्यक्रम ज्यादा हो रहा है? नहीं, देखिए, कुलदीप जी, एक छोटा सा पहले सवाल है, मैं मैं आपको- मैं आप- थोड़ा सा इसमें- टाइम मुझे दीजिए। मैं मैं एक आपको- बात बोलिए, आपने एक मिला बात है मैं आपको। क्लियर कर देना अच्छा, चाहता हूँ। बताइए, अभी बताइए। बात हो रही थी कि नेगेटिव पॉलिटिक्स में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इंडल्ज हो रही है,
तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि जो कल की इवेंट है, अगर उनको डिटेन या अरेस्ट नहीं किया जाता और सीधी साधी इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ कंप्लेंट की जाती, तो जो जिस तरीके से अभी बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स का जो स्टंट है या ड्रामेबाजी चल रही है, तो मेरे ख्याल से वो कुछ होता ही नहीं उस तरीके का। तो कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी जिस तरीके से अरविंद जी को अपने प्रचार या जिस तरीके से पोल खोलो वहां जाकर करना चाहते थे, उसको रोकने के लिए जब वो ये चीजें करती है तो उसकी प्रतिक्रिया के रूप में ये चीजें सामने के तौर आती पे है। आपको मैं बताता हूं कि अगर नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं तो क्या नहीं, क्या आपको क्या जब नागपुर में अभी जब आपने कहा हम सफाई अभियान चलाएंगे, तो क्या जरूरी था कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में जाके सफाई अभियान शुरू कराएंगे? क्या आपको सबसे पहले अपनी तरफ नहीं लगा? क्या आपको जिस प्रकार से दिल्ली में कहा गया कि संसद भवन के पास 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पास धरना देने के लिए आपने कहा कि हम कुछ देर के लिए धरना देंगे, वहाँ पे आपने धरना का अनशन शुरू कर दी, धरना शुरू कर दिया अनिश्चितकालीन। क्या नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं है? क्या आप अपनी सरकार से दिल्ली में सरकार होने के बावजूद धरने पे बैठे, क्या ये नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं है? जब आप धरना दिया करते थे तब कहा करते थे कि हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन जब शिक्षकों ने धरना दिया अपनी नौकरी जिनको आपने कहा था पक्का करेंगे, जब उनको नहीं किया आपने उन पर असमा लगा दिया। जब फ्रूट मार्केट वाले लोगों ने, ये आजादपुर सब्जी मंडी वाले लोगों ने जब जिस प्रकार से हड़ताल की, आपने उस पर असमा लगा दिया। डीटीसी कर्मचारियों को आपने कहा कि अगर हड़ताल पे करोगे हम नहीं भर्ती कर लेंगे, तो क्या नेगेटिव पॉलिटिक्स नहीं है? देखिए, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं आपकी सारी बातों के जवाब दे सकूं। पहला तो ये कि जो धरने पे बैठने की बात है, धरना जब दिया जाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है, और किसी संस्था या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई जो गलत चीज़ होती है तो उसके खिलाफ धरना दिया जाता है। तो जहाँ तक दिल्ली में धरने पे बैठने की बात थी, वो ये थी कि जब दिल्ली पुलिस हमारे अधीन नहीं है तो हम दिल्ली में ही किसी भी जो जिसके अधीन दिल्ली पुलिस आती है उसके खिलाफ ही विरोध प्रदर्शन अपना जाहिर करने के लिए। सर एक मिनट कंप्लीट कर लूं वो। तो उसके लिए हमें दिल्ली में बैठना था। ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली की सरकार के खिलाफ अगर हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम यूपी में जाके बैठेंगे। दूसरी बात रही धरने पे बात बैठने की, आज शिवराज चौहान जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं वो भी धरने पर बैठे हैं। ये धरने की बात है। मैं आपसे कह रहा हूं कि दिल्ली में शिक्षकों ने, आप ही की सरकार के अंदर काम करने वाले थे जिनको आपने चुनावी वादा किया था कि पक्का कर देंगे, दिल्ली के शिक्षक, डीटीसी कर्मचारी, सब्जी मंडी वाले, उन लोगों को आपने कहा कि नौकरी पे नहीं आएंगे, नहीं भर्ती कर लेंगे, ऐसा क्यों कहा? सर देखिए, जब वो लोग आए थे वो ये लोग ये चाहते थे कि अभी तुरंत उनको परमानेंट कर दिया जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुरंत परमानेंट कर दिया जाए। हमने उनसे बोला था कि आप हमें 1 महीने का टाइम दीजिए, जो भी प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो करते हुए वो सारी चीजें करी जाएंगी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं मैं आज धरने पर बैठा हूं, मुझे तुरंत अभी बिल्कुल इस चीज के लिए रिजल्ट चाहिए, तो वो तो पॉसिबल नहीं होता ना। ये बात आपको जानकारी है? बिल्कुल। पार्टी इस बात को क्यों नहीं समझती? जब कहा गया था धरने पे बैठते वक्त दिल्ली पुलिस के खिलाफ कि एक जुडिशियल इंक्वायरी मार्क की गई है, इसकी जांच रिपोर्ट आने दीजिए, तो उसका सब्र नहीं किया। क्यों कहा कि हम नहीं, तो अभी इसको सस्पेंड कर दीजिए? जुडिशियल इंक्वायरी के ऊपर क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन ये था कि जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जो भी पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, उनको सस्पेंड किया जाए। तो मंत्री को क्यों नहीं किया? जो आपके मंत्री उसके अंदर शामिल थे, जिनके खिलाफ एलिगेशन लगा था संतोष। लेकिन मंत्री जी तो किसी भी तरीके से इंक्वायरी को इफेक्ट नहीं करने जा रहे थे ना। देखो, इंक्वायरी करती दिल्ली पुलिस करती, उसको इफेक्ट कौन सा करता? दिल्ली पुलिस के लोग करते। आज एक बड़ी दिलचस्प बात निकली विदित चौधरी जी, देखिए, नहीं विदित चौधरी जी पहले सवाल सुन लीजिए, श्याम जाजू जी से पास भी जाना है। आज प्रशांत भूषण जी की तरफ से कहा गया, इनकी तरफ से पार्टी के कांग्रेस और बीजेपी एक ही हैं। पहली बात तो ये आपके लिए चिंता की बात है कि उन्होंने एक बड़ा सवाल उठा दिया आप पे कि आप दोनों एक हैं, ये एक बड़ी अजब सी स्थिति है। देखिए, ये आज की डेट में आम आदमी पार्टी के लोग इतने ज्यादा हतोत्साहित हैं, हाँ, कि और आप उनके मुंह से जो भी निकल रहा है, जो भी कहा जा रहा है, वो एक खबर बन रही है। मैं समझता हूं कि यदि मीडिया उनके इस खबर को दिखाना बंद कर दे तो निश्चित रूप से उनके दिमाग भी कुछ ठीक हो जाएंगे और वो सही तरीके की बात जनता के सामने रखेंगे। आपसे पहले जो चर्चा हो रही थी कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ इन्होंने प्रदर्शन किया, ये तो आपसे ही सीखा लोगों ने। शिक्षकों ने आपके खिलाफ हड़ताल की क्योंकि आप वादा करके आए थे उनसे। ऑटो वालों से आप वादा करके आए थे, डीटीसी वालों से आपने झूठ बोला था, झूठे वादे करके आए थे। और आपकी जो पहले चुनाव से पहले जो एड चल रही थी आम आदमी पार्टी की, वो एड आप सब लोगों ने टीवी और रेडियो के माध्यम से सुनी होगी कि 28 तारीख को हम बहुमत में आ जाएंगे, 10 दिन के बाद में सत्र बुलाया जाएगा रामलीला मैदान में, वहां पर सारे बिल पास हो जाएंगे और एक नई क्रांति आ जाएगी, एक नया रिवोल्यूशन आप आने थे। झूठे वादा करके जनता ने आपको, आपके वादों पे, झूठे पे कुछ समय के लिए विश्वास किया और विश्वास करने के बाद में आपको वोट भी दिया और सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली के अंतर्गत बन के आई। आपने जो वादे किए थे, आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो वादे किए थे
कांग्रेस पार्टी उसमें तो आप भी शामिल थे। कांग्रेस, मैं बताता हूं, अगर मैं आता हूं अपनी बात कांग्रेस शामिल नहीं होती तो सरकार नहीं बनती। कुलदीप जी, आप बोल दीजिए। इंदिरा गांधी ने मेरी बात 71 पूरी होने में दीजिए। गरीबी हटाओ अभी नारा दिया था। आप सुनने की- 71 में दिया था, 40 साल हो गए सर, अभी तक गरीबी तो बिल्कुल नहीं और आई। कांग्रेस उसकी और बराबर आप की हमारे भागीदार है। ऊपर क्यों राकेश जी? सुनने की आदत जिस डाली प्रकार है, से अभी मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ मान्यवर। नहीं सर, सुनने की भी आदत डाली है। नहीं, सुन कांग्रेस रहे हैं, पार्टी सुन ने रहे हैं। आपको सुनने समाप्त के बाद ही मैं जवाब दे रहा हूँ। सभी कांग्रेस पर पार्टी ने बोलने का बिगड़ अधिकार सर- है। हाँ। कांग्रेस पर पार्टी किसी ने ने बिगड़ बोलना सर है। आपको आप समर्थन पार्टी दिया सभीयों पर और बोलिए। समर्थन देने के बाद में आपसे उनका बोला ऑडिट कि किसी जो ने नहीं करना है। वादे आपने किए हैं, उनको ये पूरा करिए। सर, हमने पूरे गुजरात किए। 49 है। बिजली एक पानी मिनट, बड़ी करने जा रहे हैं। बात समझो जी कह रहे हैं। जो गुजरात 3 बार जीत के आया है, ये ना अपना काम छोड़ेंगे नहीं, अपना काम ठीक नहीं करेंगे और लोगों का ऑडिट करने का पूरा अधिकार आप पार्टी को है। उनके लिए कोई कानून नहीं है। सब ईमानदारी का ठेका आपके पास, बाकी सब बेईमान, सब ईमानदारी, सब प्रशासन, गुड गवर्नेंस, इसका सब ठेका इनके पास है। और ये इनको किसी ने पूछना नहीं है, इनको किसी ने रोकना नहीं है। लोगों के कार्यालय पर जाकर हमला बोलेंगे और हम कहेंगे वही सही। ये जो नया लोकतंत्र, जो हंगामे खड़ा करके इश्यू ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करना और मीडिया के माध्यम से हाइप क्रिएट करना, ये बार बार नहीं चलता। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती है। एक बार दिल्ली वालों ने भुगत लिया। क्यों राकेश जी, जिस क्या जो बात अभी समझ के कर रहे थे, व्यवहार कांग्रेस और करना आम आदमी पार्टी दोनों बराबर की भागीदार नहीं है क्या? दिल्ली की सरकार लाने में तो दोनों का बराबर का हाथ है। इसमें तो निश्चित, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती नहीं, अगर 8 विधायक जो हैं इनके वो समर्थन नहीं नहीं, देते। निश्चित रूप से हमने 8 लेकिन विधायकों ने, हमने लेकिन बिगड़ लोकतंत्र में मैं इसको अपराध नहीं मानता हूँ। बिगड़ सर अपराध समर्थन दिया और जो अपराध आपने नहीं कह वादे सकते किए थे कोई- उनको पूरा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। कोई गलत काम नहीं कह सकते हैं लोकतंत्र में। अगर विधानसभा त्रिशंकु है तो सरकार बननी है तो किन्हीं ना किन्हीं दो पार्टियों को आपस में तालमेल करके सरकार बनानी पड़ेगी और भारतीय जनता पार्टी मना कर चुकी थी। लोगों को शासन देना पड़ेगा। तो ये तो कोई गलत बात नहीं लेकिन है। नहीं, उसमें राकेश जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं। उस देखिए, त्रिशंकु विधानसभा बनी है और सियासत की अपनी एक शैली है कि आप किसी को सपोर्ट करते हैं, समर्थन करते हैं, लेकिन उसमें दूरगामी सोच एक सियासी तौर पर वो देखिए, what is the problem and the real quality of this Arvind Kejriwal is that he is a political gambler. हाँ वो राजनीतिक जुआ खेलता है हाँ और वो हर ऐसा दांव फेंकता है जो गैर पारंपरिक हो। राहुल गांधी की भी यात्रा हुई थी गुजरात में, पूरे युवा कांग्रेस की यात्रा हुई थी, लेकिन राहुल गांधी भी क्या करने गए थे? यही तो करने गए थे, विकास की पोली तो खोलने गए थे मोदी जी की। प्रतिपक्ष का काम यही है। प्रतिपक्ष का काम ही है। वही काम केजरीवाल ने किया, लेकिन केजरीवाल ने गैम्बिल खेल दिया। लेकिन इस चीज को मैं और समझूंगा, इस चीज को गैम्बिल मैं- खेला इस- किस दिन? दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही, हाँ। केजरीवाल को शायद ये एहसास नहीं होगा कि दिल्ली में इतना बड़ा तूफान मच जाएगा और जो आप पार्टी ने जो अभी तक किया है उस पर पानी फिर जाएगा। पानी तब भी फिर गया था जब वो 26 जनवरी से गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे। आमरण अनशन तो नहीं था, वो अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे। उसका परिणाम क्या निकला? 2 पुलिस के सिपाही बर्खास्त कराया आपने, उनको छुट्टी पर भिजवाया। उनको छुट्टी पर भिजवाया, ट्रांसफर कराया। क्या मुख्यमंत्री का ये काम होता है? द अटर फेलियर ऑन द गवर्नेंस फ्रंट, ये केजरीवाल का अभी तक की उपलब्धि जो है वो ये है। और हमें ये समझना चाहिए कि ये देश बच्चों से चलने वाला नहीं है। नहीं, और राजनीति क्यों बच्चों कुलदीप, का आप काम ये नहीं इस बात है। का सीधा देखिए, बड़ा गंभीर लेकिन बड़ा सही सटीक जो पूछा गया कि भाई क्या जिस प्रकार से भीड़ पब्लिक आप पर विश्वास करके आई थी वो आपसे छिटकने लगी है, वो आपसे जाने लगी है। 49 दिन दिल्ली में शासन किया आम आदमी पार्टी ने। 49 दिन तक लोगों को बताया कि आप स्टिंग ऑपरेशन करिए, आप कैमरे खरीदिए। 49 दिन हम ये हेल्पलाइन शुरू करेंगे। क्या 49 दिन में एक भी ऐसी हेल्पलाइन शुरू करी कि अगर कोई आपसे पैसा नहीं मांगता लेकिन आपका कोई काम नहीं करता तो हम कराएंगे? क्या नहीं लगा? देखिए शायद जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, ये आज की जो हमारी परिचर्चा है वो कल की इवेंट को लेकर थी और हम उससे कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। तो अगर आप 49 दिन का हिसाब मांगते हैं तो मैं आपको बता देता हूं। नहीं देखिए, बिजली पानी और जहां तक भ्रष्टाचार, देखिए केवल नेगेटिव पॉलिटिक्स देखिए, की बात कर रहे हैं। कल की परिचर्चा भी इसी से जुड़ी है कि जिस प्रकार से कल जिस प्रकार से पाटन में जो घटना हुई उसका प्रतिरूप जो आपने जिसका दिल्ली में देखने को मिला, जिस प्रकार से दिल्ली में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बहुत से कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंकते भी दिखे। राजमोहन गांधी कहते थे इसमें
हाँ कि भाई पत्थर मत फेंकिए। मैं ही कहूंगा अगर हमारे आदमी ने नहीं फेंका, लेकिन अगर फेंकते तो ना फेंके, लेकिन जब तस्वीरों में दिखाया, आईना झूठ नहीं बोलता, सब टीवी चैनल्स में जिस प्रकार से दिखाया गया कि भाई पत्थर फेंक रहे हैं, उनको भी चोट लगी है दोनों तरफ से, बिना इंफॉर्मेशन के वहां पहुंच गए, किसी दूसरे के घर में पहुंच गए। तो ये सब चीजें जब सामने आई तो यही कारण था कि अरविंद केजरीवाल को माफी भी मांगनी पड़ी। ये सवाल में कुलदीप आपसे इसी का जवाब देना चाहूंगा। कुलदीप एक सवाल सुन लीजिए मेरा। एक सवाल ये कि आखिर आपको भी सोचना पड़ेगा ना कि अरविंद केजरीवाल जैसा व्यक्ति जो आप कह रहे हैं कि जो सियासत की परिपाटी बदलने की बात की उन्होंने, कीचड़ हटाने की बात की, आखिर माफी क्यों मांगनी पड़ती है? नहीं देखिए, और उसमें ये स्वीकारना पड़ता है, ये नहीं कि माफी आप मांग रहे हैं, ये स्वीकारोक्ति के साथ आप माफी मांगते हैं कि हाँ मेरे कार्यकर्ता जो हैं उनमें से एक दो थे ऐसे। तो क्या वो पार्टी, उस पार्टी का अनुशासन, उस पार्टी की कार्यशैली इतनी परिवर्तित हो गई कि वो नैतिकता गांधीवादी के रास्ते से निकलकर पत्थरों को चुन रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर एक दो लोगों ने ऐसी कोई घटना करी है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं। किसके थे सर? देखिए, वो बेशक हमारे ही लोग थे। हाँ। और उन्होंने जब बीजेपी के अंदर की तरफ से जब पत्थर आ रहे थे तो उसके प्रतिक्रिया के रूप में वो पत्थर उठाकर अंदर फेंक दिए। उसको हम बिल्कुल भी सही नहीं ठहरा रहे हैं। हमारे सभी नेताओं ने उसको लेकर माफी भी मांगी है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब आम आदमी पार्टी के लोग वहां पर गए थे शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए, तो बीजेपी के लोगों को जरूरत क्या थी कि उनके ऊपर पत्थर बरसाते? बिना इन्फॉर्मेशन के जाने की जरूरत क्या थी? एक मिनट, आम आदमी पार्टी को दूसरे के घर में जाने की जरूरत क्या थी? श्याम जी, जिस प्रकार से एक मिनट में मैं आप ही की बात को कहता हूं, उन्होंने कहा कि कुछ एक दो लोग होंगे जिन्होंने पत्थर फेंक दिए और उसकी वजह से पत्थर फेंके नहीं थे, प्रतिक्रिया एक दो लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अगर आपने देखा होगा कि वहां पर जिस तरीके से बीजेपी के लोग लाठी ले लेकर आए थे, आप मुझे ये बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लाठी मारी? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने पत्थर फेंके, जिसके प्रतिरूप में आम आदमी पार्टी ने वापस पत्थर फेंक दिए। क्या ऐसी समझते हैं श्याम जाजू जी? किसने पत्थरबाजी शुरू की, किसने लकड़ी फेंकी, क्या कानून हाथ में लिया, पुलिस प्रशासन की गाड़ियों पे कौन चढ़े और किसने कानून हाथ में लेने की कोशिश की, ये सब क्लिपिंग्स के माध्यम से उपलब्ध है। आज हमने जो सीडी इलेक्शन कमीशन को दी है उसमें बताया है कि ये राष्ट्रीय ध्वज लेके कैसे आए, कानून हाथ में कैसे लिया, कार्यालय में घुसने की कोशिश कैसे की, और आशुतोष और शाजिया फिल्मी इन्होंने किस प्रकार का व्यवहार किया लोगों को उकसाने का, ये सब बातें लोगों ने देखी है। सर, ये भी देखा है कि नलिन कोहली जी किस तरीके से लाठी लेकर बाहर आए थे। हर बात ये भी देखा है उन्होंने। से काम नहीं चलता। आरोप प्रत्यारोपों से राजनीति सक्सेस नहीं होती है। नहीं, अगर एक चीज है, इस चीज को आप समझना पड़ेगा, जिस बात को नवीन जी भी उठा रहे थे। नवीन जी ने जो कहा था कि दूसरे के घर में जाने की आवश्यकता ऐसे क्यों, और गुजरात के पाटन को दिल्ली में गुंजाने की जरूरत क्यों? देखिए, इसमें कई सारी चीजें हैं जो स्पष्ट कर देना जरूरी समझता हूं मैं। इस तरफ जो आम आदमी पार्टी जो ध्यान नहीं दे रही है वो ये है कि पुलिस ने किसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आम आदमी पार्टी के ही लोगों के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज किया है। अरे किसी बात को तो मानोगे, कानून को मानोगे, संविधान को मानोगे, आदर्श आचार संहिता को मानोगे, या सभी को नहीं मानोगे? किसी चीज़ पर तो कहीं तो यकीन होगा। इस देश के निज़ाम पर, इस मुल्क के संविधान पर, किसी चीज़ पर तो यकीन करना चाहिए। और वैसे जो आप निगेटिविज्म की बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हो सकता है कि इस देश के अंदर कांग्रेस के शासन के खिलाफ लोगों में असंतोष हो। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूं राकेश जी, जिस प्रकार से चुनाव आचार संहिता लगने के बाद मान लो अगर आम आदमी पार्टी की बात मान ले कि वहां पर सरकार जो है गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की है, तो दिल्ली में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। निश्चित। तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब नहीं है तो आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों हुआ? उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी है। तो सभी इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत काम करने वाले लोग संविधान के रूप काम कर रहे हैं। दिल्ली की पुलिस तो कांग्रेस के गृह मंत्री श्रीमान सुशील कुमार शिंदे के अंतर्गत काम करती है। लेकिन इस समय पूरे देश की पुलिस है, पूरे देश का प्रशासन चुनाव आयोग के अंदर। उसमें भी नवीन जी मैं आपको जरूर करूंगा कि एक बात इनकी पार्टी की तरफ से आज आई जो बीच में बड़ी चौंकाने वाली स्थिति को बताते हुए नजर आया कि मोदी का डर दिल्ली में दिख रहा है। अब इस स्थिति को कैसे आप समझेंगे कि मोदी का डर अगर दिल्ली में दिख रहा है? देखिए, मैं चुनावी बात है। मोदी सिर्फ अभी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हैं और वो भी एक विशेष राजनीतिक दल के हैं और वो भी एक गठबंधन के हैं। और राकेश जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दिल्ली के ये इस घटना को बड़ा देखने की जरूरत है, वो इसलिए कि आम आदमी पार्टी ने 4 प्रत्याशियों को घोषित किए नाम, और वो चारों प्रत्याशी कल वहां मौजूद थे।
हाँ, ये क्या उनके चेहरों को आम लोगों तक पहुंचाने की कवायद थी? हो सकता क्या उनको इस प्रकार से भुनाने की थी, इस आंदोलन के जरिए जनता तक ये मैसेज दिया जाए कि आपके प्रत्याशी कौन है जो आपके लिए लड़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं क्यों कुलदीप? हो सकता है, हो यहाँ सकता सारे है। सवाल आम आदमी पार्टी से करे जा रहे हैं और जवाब सवाल सबसे आम कम आदमी पार्टी ने ही से पैदा लिए। किया है और मुद्दा जवाब ही आम आदमी पार्टी है, इसलिए करना पड़ेगा। सर, लेकिन जवाब भी तो आप लीजिए ना। जी आपको बोलिए। आपको सुना जा रहा है सिर्फ पर्याप्त। सवाल और जवाब। सवाल के जवाब अगर आप देंगे, बात देखिए बहुत स्पष्ट सा सवाल नहीं, पूछा, आप स्पष्ट सवाल जवाब। पूछिए, जी, बिल्कुल बताइए, स्पष्ट बताइए, जवाब मैं आपको जवाब दूंगा, दीजिए। क्योंकि आपने इतने सारे सवाल पूछ लिए, अब मैं ये भी भूल गया कि बोलिए, किसका बोलिए। जवाब मुझे मैं पहले ये देना पूछ है। रहा हूं कि- देखिए, जो भी कुछ घटना हुई, अगर आप इसको सीधी सीधी तरीके से देखें, कल एक घटना हुई जिसमें जो पाटन के जिला अधिकारी थे, उन्होंने शाम तक बोला था कि यहाँ पर किसी भी तरीके से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। हाँ। ये वहां के जिला अधिकारी ने बोला था। अच्छा। वहां पे तो हमारी सरकार या कुछ भी नहीं है, तो वहां के जिला अधिकारी ने ये बात कल शाम को ही स्पष्ट कर दी थी कि चुनाव आचार संहिता का कहीं भी उल्लंघन नहीं हुआ है। लेकिन बीजेपी ने कल से ही ये चीज स्टार्ट कर दी थी कि चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। कुलदीप, दूसरी चुनाव बात- आयुक्त ने बोला है कि इलेक्शन कमीशन ने कि वहां वायलेशन हुआ है, आप कह रहे हो कि वहां के सर, अधिकारी सर, ने नहीं बोला। वही मैं आज आपसे- चुनाव आयुक्त ने बोला है देश के। अगर आप मेरी पूरी आप बात पूरी बात सुनिए, लेकिन सही अगर बताएं। मैं पूरी देखिए, सही मैंने बताइए। बोला कल, इसीलिए हाँ। मैंने बोला कल पाटन के जिलाधिकारी ने शाम तक बोला था कि कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। आज इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जिसमें कि जिलाधिकारी ने बोला है कि उल्लंघन हुआ था। तो कहीं ना कहीं अभी इलेक्शन कमीशन या जो जो अधिकारी है या जो भी जिलाधिकारी है, वो भी कहीं ना कहीं शायद क्लियर नहीं है कि हुआ नहीं हुआ। तो वो तो रही एक बात। रही बात जो कल शाम को घटना हुई थी वहां पर, जब कल शाम हम वहां पर गए थे, हम वहाँ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए गए थे, ठीक है। हम वहाँ प्रदर्शन करते, अपना जो विरोध है वो जाहिर करते और वहां से वापस आ जाते। लेकिन बीजेपी को ये बात साफ नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उनको रणनीतिक या राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है, उसको हताशा उनकी वो साफ नजर आ रही थी। कुलदीप, वहाँ सीधे पर- सीधे से जवाब सर, दीजिए। देखिए, बाद में आपसे 2-3 सवाल पूछता हूं, बहुत सीधे से साथ साथ जवाब लेते हैं। क्या आपको प्रदर्शन करने के लिए पुलिस को इंफॉर्मेशन देने की जरूरत थी या नहीं? देखिए, जरूरत थी, अगर होती तो बिल्कुल, मतलब अगर ऐसा नहीं हुआ थी है, देखिए, आप ये मुझे अगर- बताइए ना, क्या किसी देखिए, के घर पर आप प्रदर्शन करने जाएंगे, आपको वहां के पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन को कोई सूचना देने की आवश्यकता थी या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये, वो किसी का घर नहीं था, वो पार्टी का ऑफिस कार्य, है। किसी का पार्टी के ऑफिस कार्यालय है। में अगर आप किसी दूसरे राजनीतिक दल के कार्यालय में जाएंगे तो क्या आपको पार्टी के दफ्तर पुलिस पर को अपना इंफॉर्मेशन ये देने की कानून जरूरत का थी नहीं? संविधान नहीं, का देखिए, पालन इसमें देखिए, संविधान एक अलग चीज है और कानून जिस तरीके से हमारा दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस चलाती है, वो पूरी देश को मालूम है कि हमारे यहाँ की मतलब पुलिस- संविधान और देखिए, कानून नहीं, सर, अलग-अलग है। नहीं, कानून बिल्कुल चलता सर, है। संविधान अलग है और उसको पालन करने वाले लोग अलग है। सभी को मालूम है कि हमारे देश की तो जो पुलिस संविधान है- का रूप आपने काम सर, किया। सर, हमारे जो देश की पुलिस, देखिए, दो चीजें यहाँ पर, संविधान का पालन करना और पुलिस की बातें मानना। हमारे देश की पुलिस का क्या हाल है सभी को मालूम है। एक चीज है, उसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता। देखिए, रही बात किसी दूसरे पार्टी के ऑफिस में जाने की, हमारी भी ऑफिस में लोग आते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हर कोई पहले सूचना देगा कि भाई दूसरी पार्टी के, क्योंकि हम वहाँ किसी धरना भी तरीके प्रदर्शन की, करने जाएंगे हम तो वहाँ सूचना किसी भी नहीं तरीके देंगे। की कोई गलत एक्टिविटी करने नहीं जा रहे हैं। क्लियर राकेश जी, केस ऑफ राकेश जी। ट्रेसपासिंग, क्लियर क्लियर केस ऑफ ट्रेसपासिंग। आप कैसे जा सकते हो? एक प्रदर्शन करने के लिए किसी पॉलिटिकल दूसरे पार्टी पर के राजनीतिक रूप दल में के जा रहे हो आप। नहीं, कार्यालय में आप इतनी कैसे तो जा बात सकते समझो हैं? भाई। ये तो नियम कानून है। ये तो बहुत छोटी सी वो छोटी सी बात है। तो नहीं नहीं सर, देखिए, शिष्टाचार जहाँ तक है। देखिए विरोध करने जाएंगे, किसी अगर के हमारा घर जिसके में खिलाफ जाते विरोध है समय वही तो आप पर कहीं भी प्रदर्शन किसी करेंगे। जगह भी चले जाएंगे, कोई आवश्यकता नहीं। कल को आपके राजनीतिक पार्टियों के रैलियां हो और अब दूसरा आदमी आकर के आपके धरना प्रदर्शन करे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर हमने कोई गलत काम किया तो कोई हमारे खिलाफ बिल्कुल प्रदर्शन करेगा। देखिए, इस सारी घटना में एक बात बिल्कुल साफ साफ निकल के आ रही है कि तो जो भी घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे सभी यही नेताओं बात ने मान सर, लेनी चाहिए थी। सर, उसमें जब घटना सर, दुर्भाग्यपूर्ण है, आप मुझे तो उसी कंप्लीट तो करने समय दीजिए। ये मान लेना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। इससे आम आदमी पार्टी की जो छवि बनी है, निश्चित तौर पे उसके अंदर नुकसान देखिए, हुआ। सवाल हमारे दरअसल क्या सभी नेताओं ने उस चीज को लेकर माफी मांगी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। गलत था तभी माफी मांगी है, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और और हमारे ये नेता बात माफ- अभी अभी जस्ट सर, आपके एक मिनट नेता में complete कर आशुतोष, लूं। मैं आप ही की बात बता रहा नहीं, हूं मैं पहले complete कर लेता हूं, फिर आप उसमें नहीं, जोड़ आपके दीजिए। मैं उन नेताओं की बात बता रहा हूं जो आपके राष्ट्रीय नेता हैं। अभी जस्ट अपने व्यूअर्स को भी बता दूं कि आशुतोष जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको जो है पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने छोड़ दिया है। इससे पहले साजा इल्मी से पूछताछ की गई थी और उनसे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। कल की जो घटना हुई थी उस पर पुलिस ने उनसे इन्वेस्टिगेशन किया है, क्योंकि चुनाव आयोग को उसकी रिपोर्ट देनी है। ये माफ ठीक है, मान लेकिन सर, सवाल कुलदीप मैं मैं मानूंगा, एक लेकिन चीज उससे पहले एक चीज नहीं, नहीं, complete कर लेता हूं, सर। कुलदीप देखिए, देखिए, कुलदीप सुन कल लीजिए, की बात जो सुन लीजिए, घटना थी, कुलदीप, उसमें एक चीज अभी कुलदीप, भी बात सुन missing लीजिए, है। दिक्कत यही है, थोड़ा सुन लीजिए गंभीरता से। आप एकदम ही सीधे, आप पार्टी के स्तर पर भी होता है कि सीधे पहुंच जाते हैं मुख्यालय में, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। पहले बात सुन लीजिए, जिस बात से कार्यक्रम का ये सरोकार चर्चा का जो विषय है कि क्या पॉलिटिकल स्टंट है। नवीन जी से जरूर मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर। नवीन जी, पॉलिटिकल स्टंट का जो एक मसला है वो इसलिए भी सामने आता है। देखिए,
आज जिस तरीके से आपने ये सूचना दी कि चलिए वो पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन क्या हम उस स्थिति को नहीं समझेंगे कि पूछताछ के पहले का परिदृश्य क्या था? शाजिया आलमी को मैंने सुना दिन में, वो ये कह रहे थे कि नहीं, हमारी टीम तो चाहती है मेरी बेल हो जाए, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ मेरी बेल हो, मैं गिरफ्तार हो जाऊं। आशुतोष भी कमोबेश मैंने वही कहा, तो इतनी आतुरता या मतलब आप अगर गिरफ्तार के लिए इतने आतुर हैं तो आप उसी पक्ष को सख्ता से कह सकते हैं आखिर हमें गिरफ्तार क्यों किया जायगा, क्योंकि हमारा प्रदर्शन सकारात्मक। अगर आपका प्रदर्शन सकारात्मक है, नियम अनुसार है, अरविंद केजरीवाल ने क्यों कहा कि मुझे गिरफ्तार करें? 3 बार का गिरफ्तार करें, उन्होंने खुद बाइट दी उस समय कि मुझे गिरफ्तार करिए, आचार संहिता का उल्लंघन, मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। आशुतोष ने क्यों कहा, शाजिया आलमी ने क्यों कहा क्यों हमें गिरफ्तार कर लीजिए? अगर आप नियम से काम कर रहे हैं, संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं, तो गिरफ्तार क्यों कर ले? आपने इसका विरोध क्यों नहीं किया कि हमें गिरफ्तार करें? क्या आपको लगता ये है कि अगर गिरफ्तार होंगे तो उन लोगों के मन में आप उनकी संवेदनाओं को जगाएंगे जो आपके मतदाता के रूप में तब्दील हो सकते? बिल्कुल, लेकिन समय समाप्ति की तरफ जा रहा है, मैं रोकूंगा। मैं प्रतिक्रिया लूंगा, मैं फाइनल प्रतिक्रिया लूंगा। राकेश जी, शुरुआत आपसे करूंगा बहुत संक्षिप्त में। चुनावी उत्सव के घोषणा के बाद सियासत का ये रंग और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का इस तरीके से प्रदर्शन और तमाम चीजें और जिस तरीके का मंजर ये दिखाई दे रहा है, वो घोषणा के आगाज के साथ ये कितना लोकतंत्र के लिए? ये आम आदमी पार्टी के आगाज के साथ पता लगता है कि इनका अंतिम हल क्या होगा, इनका अंतिम दशा क्या होगी। इन्होंने भारत के लोकतंत्र, देखिए लोकतांत्रिक प्रणाली के अंदर और राष्ट्रीय चुनाव कोई बच्चों का खेल नहीं है, न राजनीति बच्चों का खेल है। जिस प्रकार से ये अपने पूरे राजनीतिक तंत्र को अराजकता तंत्र में बदल देना चाहते हैं और उसको एक नाम देना चाहते हैं, तो ये इन्होंने मुझे लगता है कि अपना इतना बड़ा नुकसान कर लिया है कि इसकी भरपाई। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विदित, आपका क्या कहना है? कांग्रेस पार्टी का क्या कहना है? मेरा कहने का मतलब यही है, सीधा सीधा, और कहने का उद्देश्य है कि आज चुनावी बिगुल बल चुका है और चुनावी बिगुल में भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, अति महत्वाकांक्षा इनको कुर्सी की है और कुर्सी के लालच में ये किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, कुछ भी करने के लिए तैयार है। चाहे कोई कार्यकर्ता मरे, किसी का सर फूटे, किसी का सर ये फोड़े, इनको न्यूज में बने रहना है। वो बार बार कह रहे हैं जेल भेजे, जेल भेजे। जेल भेजने का मतलब है जेल जाएंगे तो न्यूज में बनेंगे। अच्छा ठीक, क्या सर फोड़ेंगे, किसी का लाठी लेके उनका प्रवक्ता बाहर निकल के भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता लाठी लेके आता है, उसकी न्यूज बनेगी। जी बताइए, किसी भी तरीके से हो, कुछ भी करे, समय नहीं, लेकिन आप हो चुके हैं। विदेश जी रुक जाइए। कुलदीप, बहुत संक्षिप्त में इतनी बात। एक तरफ तो आपने माफी मांग ली, फिर आप कहेंगे हमने सबक ले लिया, लेकिन इस सबक से सियासत आप ही मेरी तरफ से बोलते रहेंगे। नहीं, आपने बोला माफी मांग ली और हमने सबक ले लिया। देखिए, माफी मांग ली वो सबको मालूम है। बीजेपी ने या किसी भी लीडर ने अभी तक माफी नहीं मांगी है। नरेंद्र कोहली जिस तरीके से लाठी लेकर आए थे और उन्होंने उसकी स्वीकारोक्ति भी की थी, उन्होंने किसी भी नेता ने कोई माफी नहीं मांगी। ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये रही कि बीजेपी कांग्रेस का यहाँ पे कहीं ना कहीं एक मिला जुला स्वरूप यहाँ पर निकल के आया है कि जिस तरीके से सारी कार्रवाई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं पे हुई है, जबकि जो पत्थरबाजी हुई थी, जो भी वहां पर हुआ था कल, उसमें दोनों ही पार्टी कहीं ये चीजें दोनों पार्टियों का कहीं ना कहीं जो भी है। कांग्रेस के लोग आपके कांग्रेस का क्या लेना था? श्याम जाजू जी, कांग्रेस के अंडर आती है और किस तरीके से दिल्ली पुलिस कार्रवाई कर रही है। और केजरीवाल ने खुद मीडिया के माध्यम से कहा है कि मैं अराजक हूँ। अराजकता फैलाने के लिए इस प्रकार का चेहरा लेकर राजनीति करना और हर घटना पे कोई नफा नुकसान की बात करना, इससे लॉन्ग टर्म राजनीति नहीं चलती। देश की जनता अभी जानने लगी है, आने वाले लोकसभा में दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। हर इश्यू ओरिएंटेड राजनीति करके मीडिया के माध्यम से देश की जनता को बिल्कुल चलिए बहुत नवीन जी देखिए, जिस प्रकार से अभी चुनाव की शुरुआत हुई है, इस जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसकी शुरुआत है, उस शुरुआत में अगर ये रूप रहेगा तो आने वाला रूप कितना विकराल होगा ये कह पाना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये सभी को सोचना चाहिए, सभी पार्टी राजनीतिक दलों को, कि संविधान के अनुरूप, भारत के संविधान का सम्मान करना चाहिए, उसके अनुरूप काम करना चाहिए। अगर आप अनुरूप काम करेंगे तो देश की जनता सब जानती है, बार बार काट की हांडी नहीं चढ़ती। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही, क्योंकि सियासत किस दिशा में जा रही है ये सोचना लाजमी, क्योंकि परिणामों की सूरत क्या होगी लोकसभा की ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सियासत की मूरत जिस तरीके से बन रही है, जहां पत्थर बरस रहे हैं और सियासतदान किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये सोचना होगा। खास कार्यक्रम में इतना ही, दीजिए इजाजत।